लाइट कवर करेगा ना। हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हमने कंटिन्यूटी के बारे में डिटेल में स्टडी किया था और कंटिन्यूटी पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। अब आज हम एक नए कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। ये कंसेप्ट है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक यहाँ पर फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कीजिए। ये एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ किया, एक्स एक्स डैश, और ये वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश। जहाँ पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं ये ओरिजिन कहलाता है, ओरिजिन ओ। अब कोई कर्व है, उसका हम ग्राफ बनाएंगे। सपोज कोई कर्व है और इस कर्व का हमने ग्राफ बनाया, तो ये इस तरीके से इस कर्व का ग्राफ आ गया। और इस कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। जो y कोऑर्डिनेट होता है ना, वो एफ एक्स की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इस कर्व का इक्वेशन है सपोज, और ये उस कर्व का ग्राफ है। इस कर्व पर मैं एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ P, पॉइंट P सेलेक्ट करता हूँ, और ये पॉइंट P ऐसा है कि इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। P पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट ओरिजिन से ये जितना डिस्टेंस में जाऊंगा P पर मुझे पहुंचना है, तो ओरिजिन से मुझे कितना डिस्टेंस x एक्सिस पर चलना है, उसके बाद वर्टिकली अपवर्ड y के पैरेलल में कितना डिस्टेंस चलना है। तो ये डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट है और ये जो हाइट में ऊपर जाऊंगा ये y कोऑर्डिनेट है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सपोज यहाँ पर जब P पर मुझे पहुँचना है, तो ओरिजिन से x डायरेक्शन में मैं कितना डिस्टेंस चल रहा हूँ, मैं ये डिस्टेंस चल रहा हूँ c के बराबर, c। तो इसलिए इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट c हो जाएगा, क्योंकि P तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से x डायरेक्शन में c डिस्टेंस कवर करना है। फिर मैं y डायरेक्शन में जाऊंगा, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि x की वैल्यू को इसमें रख दूंगा। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स जो मेरा ये फंक्शन का इक्वेशन है, तो इसमें अगर मैं x की वैल्यू c रख दूंगा, तो मुझे y की वैल्यू y इज इक्वल टू एफ सी मिलेगी। क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी एफ सी के बराबर। तो इस तरीके से P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरा हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट c है, मैंने एज्यूम कर लिया, और y कोऑर्डिनेट जो ये हाइट आएगी, तो y इक्वल टू एफ एक्स मेरे कर्व का इक्वेशन है, तो इसलिए y इक्वल टू एफ सी। तो ये इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, c कॉमा एफ सी। ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब क्या करिए, इस x इज इक्वल टू c के नेबरहुड में आप जो है थोड़ा सा c के लेफ्ट साइड में, c के लेफ्ट साइड में h डिस्टेंस पर पीछे एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए। आप एक पॉइंट ले लीजिए, क्या सपोज ये पॉइंट है मेरा, चलो एच डिस्टेंस के बजाय कोई भी डिस्टेंस ले लेते हैं फिलहाल। यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर ये डिस्टेंस कोई पॉइंट ले लिया Q। अब इस Q पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है। सपोज ये डिस्टेंस है, ये कितना पीछे है C से, H पीछे है, C से H जो है लेफ्ट डायरेक्शन में है। पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट, Q का x कोऑर्डिनेट ये P पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से H लेफ्ट साइड में है, तो H कम है मतलब। तो इसलिए जब इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट C है, तो इस Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, उसको होना चाहिए C माइनस H, C माइनस H होना चाहिए। x कोऑर्डिनेट आ जाएगा C माइनस H। क्यों, क्योंकि ये C है, तो ये H इसके लेफ्ट में है, तो इसलिए C माइनस H के बराबर बचता है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज C माइनस H। तो इस पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, कहीं पर भी y कोऑर्डिनेट फंक्शन की इक्वेशन से निकालूंगा। y इज इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन का इक्वेशन है, इसी में मैं अगर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू रख दूंगा, तो y इज इक्वल टू वैल्यू निकल जाएगी। तो कितना आएगा y कोऑर्डिनेट बताइए। x कोऑर्डिनेट अगर C माइनस H है, तो y कोऑर्डिनेट होगा एफ सी माइनस एच, एफ ऑफ C माइनस H। तो इस तरीके से ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए C माइनस एच कॉमा एफ सी माइनस एच। फिर एक पॉइंट में इधर और लूंगा, वो पॉइंट हो जाएगा हमारा, सपोज ये पॉइंट है R। इसके कोऑर्डिनेट मुझे लेने हैं, और ये पॉइंट मैंने ऐसे लिया है कि जैसे ये C से H लेफ्ट साइड में है, तो R वाला जो पॉइंट है C से वो H
राइट साइड में है। तो जैसा इसको करेक्ट कर लेता हूँ ग्राफ को, जो पॉइंट है आर वाला पॉइंट, वो सी से एच राइट साइड में, ये पॉइंट इधर आ गया। आर, तो इस पॉइंट, क्योंकि ये सी से एच राइट साइड पर, सी से एच डिस्टेंस में राइट साइड को ये पॉइंट है, इसलिए इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस सी था, इसमें एच और ऐड हो जाएगा, तो ये सी प्लस एच हो जाएगा, टोटल एक्स डिस्टेंस हो जाएगा सी प्लस एच। तो इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट आर का हो जाएगा सी प्लस एच, और वाई कोऑर्डिनेट अगर मैं आर का निकालूंगा तो क्योंकि कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y कोऑर्डिनेट करने के लिए मुझे x कोऑर्डिनेट जो है r का उसको इसमें रखना पड़ेगा, तो y कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू एफ सी प्लस एच, एफ ऑफ सी प्लस एच। तो इस तरीके से ये r का भी कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो हमारा P पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट मैंने c ले लिया, तो ये डिस्टेंस c हुआ, और जो y कोऑर्डिनेट है आपने कहा fc हो जाएगा यहाँ पर। फिर हमने ये P के लेफ्ट में ch डिस्टेंस पर, P के लेफ्ट में h डिस्टेंस पर एक पॉइंट Q ले रखा है कर्व में, तो इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये c से h लेफ्ट में है तो c माइनस h डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा f ऑफ c माइनस h। और फिर मैंने ये x इज इक्वल टू c के राइट साइड में h डिस्टेंस पर c प्लस h हो जाएगा, ओरिजिन से टोटल x कोऑर्डिनेट c प्लस h। तो c प्लस h x कोऑर्डिनेट पर हमने जो r पॉइंट ले रखा है ऊपर x कोऑर्डिनेट c प्लस h हो जाएगा, इसके लिए y कोऑर्डिनेट होगा f ऑफ c प्लस h। तो ये p r q, इनके तीनों के कोऑर्डिनेट मुझे यहाँ पर पता चल गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए मैं जो पी क्यू है इसका ग्राफ जरा ठीक कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, ग्राफ आ जाएगा इसी के ग्राफ। तो इसमें आर का कोऑर्डिनेट और क्यू का कोऑर्डिनेट सी माइनस एच एफ सी माइनस एच, और पी का कोऑर्डिनेट सी कॉमा एफ सी। अब क्या करिए, P से Q को आप मिलाने वाला एक कॉर्ड ड्रॉ कर दीजिए कर्व का। तो दिस इज द कॉर्ड ऑफ कर्व, ये कर्व का कॉर्ड है जो P से Q को मिलाना दीजिए। आपने ड्रॉ कर दिया कॉर्ड P से Q को मिला दीजिए, दिस इज कॉर्ड PQ। इसी प्रकार से एक दूसरी कॉर्ड भी बना दीजिए P को R से कनेक्ट करने वाली कॉर्ड, तो ये कॉर्ड आपकी PR होगी। तो PQ कॉर्ड को ड्रॉ कर लिया, PR कॉर्ड को ड्रॉ कर लिया। अब एक थर्ड काम और करना है कि ये जो पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट C, FC यहाँ पर दिया, तो P पॉइंट पर इस कर्व का टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। टेंजेंट लाइन P पॉइंट पर कर्व को टच करते हुए एक लाइन बनाइए, तो ये क्या हो जाएगी, P पर कर्व का टेंजेंट हो जाएगा। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया कर्व का P पॉइंट पर। तो ये टेंजेंट हो गया हमारा P पॉइंट पर कर्व का टेंजेंट। अब ये PQ कॉर्ड बन गया, PR कॉर्ड बन गया, और P पॉइंट पर हमने टेंजेंट भी ड्रॉ कर लिया। हाई स्कूल लेवल पर हमने सीखा था कि ये जो टेंजेंट है उसका क्या डेफिनेशन था। किसी सर्किल में हम लोग टेंजेंट के बारे में ऐसे डिस्कस करते थे कि जो सर्किल को दो पॉइंट पर काटने वाली जो लाइन होगी उसको हम लोग बोलते थे ये सीकेंट है, ये सीकेंट लाइन है। लेकिन अब जो ये जो कॉर्ड है हमारा, सपोज ये कॉर्ड PQ है, दो पॉइंट, तो अगर ये कॉर्ड की लेंथ में कम करूं, कैसे होगी कम कॉर्ड की लेंथ, जैसे ये Q पॉइंट अगर यहाँ आ जाता है, थोड़ा सा क्लोज में आ जाता है, तो PQ कॉर्ड, ये कॉर्ड की लेंथ छोटी होगी। अगर Q यहाँ पर आ जाता है तो ये कॉर्ड लेंथ और छोटी हो जाएगी। अगर Q पॉइंट यहाँ पर आ जाए तो ये कॉर्ड और भी छोटी हो जाएगी। अगर Q यहाँ पर आ जाए तो ये बनने वाली कॉर्ड और छोटी हो जाएगी। जो सीकेंट लाइन है मैं बना रहा हूँ, तो ये सीकेंट की जो कॉर्ड का पार्ट आएगा सेक्शन इसका, ये और छोटा हो। अगर Q यहाँ पर आ जाए तो ये लाइन बनेगी, लेकिन इसमें जो कॉर्ड आएगा, कॉर्ड का हिस्सा, जैसे कॉर्ड का हिस्सा कॉर्ड छोटे होते जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ करता, तो अगर बिल्कुल ही P के क्लोज आ जाऊंगा या बिल्कुल P पर आ जाऊंगा, तब जो लाइन बनेगी वो P को केवल
एक ही पॉइंट पर काटेगी, यानी कि क्यू इतना क्लोज हो जाएगा पी के साथ कि पी और क्यू एक ही पर आ जाएंगे, एक के ऊपर एक आ जाएंगे, सुपर इम्पोज कर लेंगे उसको। तो उस स्थिति में जो लाइन बनेगी, जो आप सेकेंड लाइन बना रहे थे, ये सेकेंड लाइन एक्चुअली पी पर एक टेंजेंट की तरह काम करेगी। तो इस बात को मैं रिपीट करना चाहूंगा। देखिए कि मैंने क्या किया, ये सेकेंड लाइन दिया पी क्यू, ऐसी लाइन जो कर्व को दो जगह पर काटती है, ये पी क्यू हो गया सेकेंड। और इस सेकेंड का वो ये सेक्शन जो है पी से क्यू तक, जो इस पूरी लाइन का जो टुकड़ा है पी से क्यू तक, ये कॉर्ड है। अब अगर हम कॉर्ड लेंथ को छोटी करते हैं, यानी क्यू को हम पी के क्लोज लाते हैं, तो ये जो सेकेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये सेकेंड लाइन का जो लाइन सेगमेंट है, जो कॉर्ड है, ये छोटी हो गई है, और सेकेंड लाइन ऐसे जा रही। तो और क्यू को क्लोज ले आइए, तो ये सेकेंड ऐसे बनेगी। क्यू को और भी क्लोज ले आओ पी से, तो ये सेकेंड ऐसे चली जाएगी। और क्यू को और क्लोज कर दो, तो फिर ये सेकेंड ऐसे चली जाएगी। बिल्कुल क्यू को पी पर, पी के सामने ले आओ, सुपर इम्पोज कर दो पी पर, तो ये सेकेंड ऐसे जाएगी कि पी और क्यू दोनों पॉइंट एक साथ आ जाएंगे। तो फिर यही तो टेंजेंट है, ये उसकी टेंजेंट है। तो इसलिए ये जो सेकेंड लाइन है, पी क्यू को सेकेंड मान लेता हूं, और जो ये है इधर सामने मान लिया ये पीएम है, पीएम है सपोज, ये लाइन पीएम, ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट क्या है, ये सेकेंड का लिमिटिंग केस है। यदि ये क्यू क्लोज से क्लोज होता जाएगा, तो कॉर्ड पी क्यू जो है, जो जो ये क्लोज होगा, तो कॉर्ड पी क्यू ये टेंजेंट की क्लोज आएगी, और क्यू यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा। एट लास्ट में जब पी और क्यू बिल्कुल सामने हो जाएंगे, एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज कर लेंगे, तब आप पी क्यू को ड्रॉ करेंगे, तो एक्चुअली टेंजेंट ही पी क्यू हो जाएगी उसमें। तो इसलिए जो टेंजेंट होती है वो कॉर्ड का लिमिटिंग केस है। जैसा यहाँ पर हमने दिखाया कि ये कॉर्ड था, और ये सेकेंड जो जो ये क्यू पॉइंट पी के क्लोज आता गया, तो सेकेंड हमने ड्रॉ किए। एट लास्ट में जब ये क्यू इधर आते आते पी पर ही पहुंच जाएगा, तो फिर ये जो सेकेंड आप बना रहे थे, जो सर्किल को दो जगह काट रही थी, वो एक ही जगह काटते हुए जाएगी, तो वो टेंजेंट हो जाती है। जो सर्किल को एक जगह पर टच करते हुए चली जाती है, दैट इज द टेंजेंट। तो इस तरीके से टेंजेंट क्या है, ये लिमिटिंग केस ऑफ कॉर्ड पी क्यू, कॉर्ड पी क्यू का लिमिटिंग केस है। ऐसा लिमिटिंग केस कि जिसमें जो पॉइंट क्यू है, ये पी के क्लोज आते 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 लास्ट में कहां पहुंच रहा है, ये बिल्कुल पी पर ही पहुंच जाएगा, पी के मतलब टेंडिंग टू पी, क्यू पॉइंट इज टेंडिंग टू पी हो जाएगा। तो उस समय ये जो कॉर्ड है, यही टेंजेंट बन जाएगी, जैसे यहां पर दिखाया गया। तो अब हम इसमें देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम इस पी क्यू का स्लोप निकालते हैं, और पी आर लाइन का स्लोप भी निकालते हैं। पी क्यू का स्लोप निकालेंगे, और उस स्लोप के बारे में हम लिमिट लगाएंगे कि यदि ये जो एच है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है एच, अगर ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाए, टेंडिंग टू जीरो हो जाए, तो क्यू पॉइंट मेरा पी के बिल्कुल ही क्लोज में आ जाएगा। तो एच टेंडिंग टू जीरो पर जो पी क्यू की स्लोप आप निकालेंगे, क्योंकि एच टेंडिंग टू जीरो पर, ये एच का जीरो होने पर, नियरली जीरो होने पर, ये क्यू पॉइंट पी पर पहुंच जाएगा। क्यू पी पर पहुंचेगा, तो जो पी क्यू लाइन है वो टेंजेंट ही पी क्यू आ जाएगी, पी क्यू लाइन टेंजेंट के रूप में बदल जाएगी। तो इसलिए जो पी क्यू की स्लोप है, वही टेंजेंट की स्लोप बन जाएगी। यदि एच टेंडिंग टू जीरो कर दूंगा, पी क्यू की स्लोप लूंगा, और उसमें एच टेंडिंग टू जीरो कर दूंगा, तो एच टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्यू पॉइंट और पी के बीच का जो एच है, एक्स कोऑर्डिनेट, वो घट रहा है, और टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्यू पॉइंट पी के नजदीक आ जा रहा है। तो उस स्थिति में एच टेंडिंग टू जीरो पर जो पी क्यू लाइन है, वो टेंजेंट के रूप में बदल जाएगी, पी क्यू लाइन टेंजेंट की सीध में आ जाएगी। तो इसलिए जो पी क्यू की स्लोप है, वही तो टेंजेंट की स्लोप बन जाएगी उस समय एच टेंडिंग टू जीरो पर। इसी प्रकार से जो ये पी आर है, आप पी आर की स्लोप निकालिए, और पी आर की स्लोप जो निकालेंगे, तो यहां इसके एक्स कोऑर्डिनेट और इसके एक्स कोऑर्डिनेट में एच का डिफरेंस है। तो यदि एच टेंडिंग टू जीरो कर दूं, तो मतलब ये जो डिस्टेंस है एक्स कोऑर्डिनेट के रूप में, ये कम से कम होते जाएगी एच को छोटा करते करते। और जब मैं एच टेंडिंग टू जीरो कर दूंगा, तो ये जो आर पॉइंट है, ये नजदीक आते आते ये पी पर पहुंच जाएगा। तो उस स्थिति में जो पी आर जो लाइन है, वो तो टेंजेंट के रूप में आ जाएगी, या टेंजेंट के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में पी आर का जो स्लोप होगा, वही टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा। ठीक है। और इस तरीके से मैंने पी क्यू में स्लोप लेकर के एच टेंडिंग टू जीरो लगा करके मैंने टेंजेंट की स्लोप निकाल दी, और पी आर का स्लोप निकाल करके उसमें भी एच टेंडिंग टू जीरो निकाल करके मैंने इसी टेंजेंट लाइन की स्लोप निकाली। क्योंकि टेंजेंट तो ये एक ही है, इसलिए इसका स्लोप चाहे तुम इधर से लो चाहे उधर से लो, स्लोप तो इक्वल आना चाहिए। तो दोनों स्लोप को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाद में इक्वल कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस मैं यहां पर करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले मैं अब इसमें पी क्यू का स्लोप निकालू, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू। तो पी क्यू कॉर्ड का स्लोप कैसे निकलेगा, पी इनिशियल पॉइंट है, क्यू फाइनल पॉइंट है,
तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इनिशियल पॉइंट P और फाइनल पॉइंट Q। फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट से इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और फार्मूला होता है स्लोप का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरीके से इसका स्लोप निकलेगा। y2 क्या हो जाएगा, ये देखिए PQ, तो x2 y2 x1 y1, तो x2 y2 x1 y1, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी माइनस एफ सी अपॉन x2 माइनस x1, सी माइनस एच माइनस सी माइनस एच माइनस सी। तो ये स्लोप ऑफ PQ हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, कितना हो रहा है, ये हो रहा है एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी होल अपॉन सी माइनस एच माइनस सी से सी कैंसिल कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू माइनस एच। क्या था ये, दिस वाज स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ। ये PQ का स्लोप था। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि यदि h टेंडिंग टू 0 कर दूं इसी स्लोप में, मतलब ये स्लोप में मैं PQ का स्लोप लूं, लेकिन Q पॉइंट कहां है, Q पॉइंट ऐसा है कि P और Q के x कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस h आ रहा था वो टेंडिंग टू 0 कर दूं, कि यानी कि ये जो डिफरेंस है दोनों के x कोऑर्डिनेट का वो नेग्लिजिबल है, टेंडिंग टू 0 है, तो उस केस में Q जो है P से काफी क्लोज है, यानी कि Q लगभग P पर सुपर इम्पोज कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में आपने कहा कि अगर Q P पर सुपर इम्पोज कर चुका है तो ये जो PQ कॉर्ड है ये तो टेंजेंट के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी, यानी PQ कॉर्ड की स्लोप ही टेंजेंट की स्लोप बन जाएगी यदि मैं h टेंडिंग टू 0 कर देता हूं। तो इसमें मैं यही करता हूं, देखिए h टेंडिंग टू 0 करता हूं, इसमें देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P is equal to limit h is tending to 0 f of c minus h minus f of c अपॉन h माइनस h। ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, क्योंकि h टेंडिंग टू 0 करने पर P और Q एक दूसरे को ओवरलैप करने लग जाएंगे, तो तब वो PQ का स्लोप ही टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा, क्योंकि PQ लाइन टेंजेंट पर सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर ये एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ। अब मैं इसी तरीके से जो PR लाइन है उसका स्लोप करता हूं, स्लोप ऑफ कॉर्ड PR, स्लोप ऑफ कॉर्ड PR। तो PR का स्लोप कैसे निकलेगा, देखो इनिशियल पॉइंट P और फाइनल पॉइंट R, इनिशियल पॉइंट P फाइनल पॉइंट R, तो फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2, इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 होते हैं। तो ये x1, y1, x2, y2, तो क्या होता है स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस तरीके से मैं इसका स्लोप निकालूंगा PR लाइन का। तो R के y कोऑर्डिनेट में से P का y कोऑर्डिनेट घटाओ, तो R का y कोऑर्डिनेट है FC प्लस H माइनस P का y कोऑर्डिनेट घटाइए FC अपॉन R के x कोऑर्डिनेट क्या है, R का x कोऑर्डिनेट है C प्लस H, उसमें से P के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करो, P का x कोऑर्डिनेट है मेरा C। तो इस तरीके से FC प्लस H माइनस FC अपॉन C प्लस H माइनस C, ये स्लोप ऑफ PR लाइन होगा। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करिए इसका, FC प्लस H माइनस FC अपॉन C प्लस H माइनस C से C कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा H। तो PR का स्लोप, लेकिन यही PR का स्लोप किसकी स्लोप के रूप में बदल जाएगा, कहा था मैंने आपसे, ये बन जाएगा टेंजेंट का स्लोप। यदि ये R पॉइंट क्लोज आता जाएगा तो H की वैल्यू कम होते जाएगी, जो जो R H की ओर P की ओर को आएगा त्यों ये जो H है डिस्टेंस ये घटेगा, और जिस समय H टेंडिंग टू 0 होगा उस समय ये R कहां पहुंच जाएगा, P के ऊपर सुपर इम्पोज कर लेगा। ऐसी स्थिति में जो PR लाइन है ये भी तो नजदीक आएगी ना, जो जो आप जो है ये इस तरीके से PR है, PR है, और ये हमारा टेंजेंट है, तो जो जो R नजदीक में आएगा तो ये जो PR लाइन है ये भी तो नजदीक में आएगी उससे, और नजदीक आते आते लास्ट में कहां पहुंच जाएगी, PR लाइन इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएगी, इसके ऊपर टेंजेंट के ऊपर पॉइंट सेट कर लेगी। इसलिए हम भी कह सकते हैं कि PR का स्लोप ही टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा उस समय, जबकि H टेंडिंग टू 0 कर दूं। तो इसलिए स्लोप ऑफ PR, अब मैं ले लूंगा इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, स्लोप
ऑफ टेंजेंट एट पी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी। तो पी पर टेंजेंट का स्लोप राइट हैंड साइड से कर रहा हूं मैं स्लोप को, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। ये हो गया। तो हमने क्या किया कि पी क्यू जो ये टेंजेंट है पी एन, इसकी स्लोप हमने पी क्यू की मदद से तो उसकी लेफ्ट साइड को स्लोप निकाली, पी आर की हेल्प से हमने उसकी राइट को स्लोप निकाली। अब एक लाइन तो एक ही है टेंजेंट की लाइन, इसलिए इसकी ये दोनों स्लोप कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए अब मैं इसको इक्वेट कर देता हूं, यहां पर दोनों स्लोप को देखिए। तो देयरफॉर क्या होना चाहिए, स्लोप इज यूनिक, स्लोप ऑफ टेंजेंट शुड बी यूनिक, टेंजेंट मस्ट बी यूनिक। एक एक होना चाहिए, दो दो अलग अलग स्लोप नहीं होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो स्लोप यूनिक होना चाहिए। तो उसके लिए क्या आ जाएगा मेरे पास, लेफ्ट साइड से मैंने लिया तो क्या स्लोप मिला मुझे, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। ये स्लोप लेफ्ट साइड से मिला टेंजेंट के लिए। और राइट हैंड साइड से लेने पर इसी टेंजेंट का स्लोप कितना आया, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। ये राइट स्लोप। तो ये दोनों स्लोप हमारे इक्वल आएंगे। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है किसी पॉइंट पर, इसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट पॉइंट पी। ये फंक्शन एफ एक्स है, वाई इक्वल टू एफ एक्स, और ये जो मैं स्लोप निकाल रहा हूं इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप निकाल रहा हूं। तो ये लेफ्ट साइड से ही आ रहा है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। और राइट हैंड साइड से मैंने स्लोप लिया कि पी आर का स्लोप ही टेंजेंट का स्लोप बन जा रहा है एच टेंडिंग टू 0 पर। तो राइट हैंड साइड से मैंने स्लोप लिया तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच हो जा रहा है। अब क्योंकि टेंजेंट यूनिक है पी पॉइंट पर, तो इसलिए जो स्लोप है ये भी क्या है, एक ही लाइन के स्लोप है, दो के दो, तो इसलिए दोनों को हमने आइडेंटिकल कर दिया। अब ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा का जो ढाल है एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल है, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहलाएगा। तो यही इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। और अगर ये स्लोप आप निकाल रहे हैं लेफ्ट साइड से आने वाला स्लोप, यानी कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, और राइट हैंड साइड से आने वाला स्लोप लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये दोनों इक्वल होंगे, तो तब हम कहेंगे हाँ ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और यही इसका जो दोनों चीजें सेम आएंगी, ये स्लोप माना जाएगा कि उसका स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है करके। किंतु अगर ये सेम नहीं आते, लेफ्ट हैंड साइड से स्लोप अलग आता है, राइट हैंड साइड से स्लोप अलग आता है, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन का पी पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट नहीं है, इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है वहां, ये फंक्शन वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कोई भी फंक्शन कहीं पर डिफरेंशिएबल कब आता है, यदि उस पॉइंट पर जब मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो एक ही टेंजेंट बनेगी उस पॉइंट पर। किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी माना जाएगा जब उस पॉइंट पर फंक्शन का एक ही टेंजेंट होगा, और एक ही टेंजेंट होगा तो उसका स्लोप चाहे तुम लेफ्ट तरफ से निकाल के देखो या उसका स्लोप तुम राइट तरफ से निकाल के देखो, स्लोप तो सेम आएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि यूनिक टेंजेंट का होना ही डिफरेंशिएबिलिटी की शर्त है, कि किसी पॉइंट पर कोई कर्व डिफरेंशिएबल तब होता है जब उस पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बने, एक से ज्यादा टेंजेंट उस कर्व पर ना बने। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए उसकी लेफ्ट साइड से जो स्लोप है और राइट साइड से स्लोप है सेम आना चाहिए। तो ये जो लेफ्ट साइड से स्लोप हमने निकाला है टेंजेंट का, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर एफ सी माइनस एफ सी अपॉन एच, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का बाएं पक्ष का अवकलन, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है। और राइट साइड से जो हमने इसी टेंजेंट का स्लोप लिया है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो ये फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट पी। वो फंक्शन जो है पी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कहलाएगा, कब कहलाएगा, जबकि उस पॉइंट पर उसका लेफ्ट टेंजेंट का लेफ्ट हैंड साइड से स्लोप और राइट हैंड साइड से स्लोप क्या आए, इक्वल आए। या हम ये कह सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी
अपॉन एच। अगर ये दोनों लिमिट सेम आती हैं तो यही टेंजेंट की स्लोप है और यूनिक स्लोप आ रही है तो यूनिक टेंजेंट है, तो तब ये फंक्शन p पर डिफरेंशिएबल कहलाएगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक टेंजेंट एट ए पॉइंट। डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक टेंजेंट एट ए पॉइंट। किसी बिंदु पर केवल एक टेंजेंट का होना कर्व के लिए वही उस बिंदु पर डिफरेंशिएबिलिटी कहलाती है। और उसको चेक करने का रूल है कि लेफ्ट हैंड साइड से जो ये जो आ रहा है हमारा स्लोप और राइट हैंड साइड से जो स्लोप आ रहा है इक्वल होगा। इस स्लोप को ही मैं क्या कह रहा हूं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये अवकलन गुणांक है उसका, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन कहलाता है। चाहे लेफ्ट हैंड साइड से लो उसका स्लोप, चाहे राइट हैंड साइड से लो, वो दोनों आइडेंटिकल ही आएंगे और इनमें से हर चीज क्या बोली जाएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कहलाता है, ये कहलाता है राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। और ये क्या है राइट हैंड साइड में, इसको मैं लिखूंगा राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो एफ एक्स का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ एक्स का राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ये तब फंक्शन डिफरेंशिएबल आएगा। तो इस प्रकार से डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, दिस इज द थ्योरम शोइंग दैट इफ यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट at a point of curve, then this point is called differentiable at that point, and the differentiation of the curve at a point is the slope of tangent at that point, which can be calculated either from left side or from right side. Both are equal. तो लेफ्ट साइड से निकालो चाहे राइट से निकालो इक्वल आएगा। लेफ्ट साइड से निकालो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट साइड से निकालो तो राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी कितना आया, ये आया लिमिट एक्स टेंडिंग टू नहीं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पर, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो पर एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव, right hand derivative of function fx at x is equal to c. This is equal to right hand derivative हमने क्या निकाला, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो पर f c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h, ये राइट डेरिवेटिव। फिर हमने क्या बोला था, अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा। अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी माना जाएगा जब उसके दोनों डेरिवेटिव सेम होंगे। क्योंकि ये डेरिवेटिव क्या नोट कर रहे हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव नोट कर रहे हैं कि वो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगी कर्व की, उस टेंजेंट की स्लोप क्या है। क्योंकि टेंजेंट यूनिक होनी चाहिए, दो टेंजेंट नहीं आनी चाहिए, एक ही टेंजेंट होनी चाहिए। तो एक टेंजेंट का एक ही स्लोप होता है, इसलिए लेफ्ट से लो तो वही स्लोप आना चाहिए और राइट से लो तो वही स्लोप आना चाहिए, क्योंकि लाइन एक ही है, टेंजेंट लाइन इज यूनिक। तो इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, दिस इज द कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन है। और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या आएगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी क्या आएगा, वो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच आएगा, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाएगा। या फिर इतना भी आ सकता है, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। दोनों डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन करवाते हैं, जो क्या नोट करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट को नोट करते हैं। और अब चूंकि ये दोनों सेम है
तो इसलिए मैं इसको जनरली ऐसे में लिख देता हूँ कभी कभी। इसके डिफरेंशिएशन को पहले जिससे कि एफ एक्स के डिफरेंशियल को हम कहते क्या है, हम एफ एक्स के डिफरेंशियल को ऐसे नोट करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बोला जाता है इसको। और कभी कभी हम इसको क्या बोलते हैं, तो नोट करने के तरीके हैं। देखिए डिफरेंशिएशन को, ये जो चीज आप निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग या तो किससे नोट करते हैं, हम कहते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स है एट एक्स इज इक्वल टू सी, या हम बोल देते हैं इसको एफ डैश सी, एफ डैश सी बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन कैपिटल डी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन को लिखने का हमारे पास ये सिंबल है। तो या तो किसी फंक्शन एफ एक्स के डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में अगर कर रहे होंगे तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स से नोट करिए, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, या इसको एफ डैश सी कर दीजिए क्योंकि डिफरेंशिएशन को हम डैश से भी नोट करते हैं, या फिर डी कैपिटल डी ऑफ एफ एक्स कर लीजिए क्योंकि कैपिटल डी किसको नोट करता है, डी डी एक्स को नोट करता है। ये जो डी डी एक्स है ये कैपिटल डी को नोट करता है, इसलिए कैपिटल डी ऑफ एफ एक्स ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी। डिफरेंशिएशन को नोट करने के ये तरीके हुए। अब कभी कभी देखिए फंक्शन, एक्चुअली फंक्शन में जो एफ एक्स है यही तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होता है, इसलिए हम इसको डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स को हम डी डी एक्स ऑफ वाई भी कह सकते हैं। तो उस केस में क्या हो गया, डी डी एक्स ऑफ वाई, या कभी कभी डी वाई डी एक्स बोलते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई। तो फंक्शन के डिफरेंशिएशन को यदि आपने वाई से नोट किया है फंक्शन, तो डी वाई डी एक्स यानी डी डी एक्स ऑफ वाई बोल सकते हैं, या इसको एफ डैश एक्स बोल सकते हैं। सी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, या एफ डैश सी कर सकते हैं डिफरेंशिएशन को, या कैपिटल डी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी कर सकते हैं क्योंकि कैपिटल डी 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 एक्स को ही हमने कैपिटल डी से नोट किया। तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स ये नोट करने का इसका तरीका है। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 पर एफ सी माइनस एफ सी अपॉन एच बी होगा, और यही वैल्यू लिमिट एच टेंड्स टू 0 पर एफ सी प्लस एफ सी अपॉन एच के बराबर भी होगा एट एक्स इक्वल टू सी। तो इनमें से कोई भी चीज आप निकालिए डी डी एक्स से निकल जाएगा, चाहे आप लेफ्ट से निकालो तो डी डी एक्स आएगा, चाहे राइट से निकालो तब भी आएगा, क्योंकि दोनों चीजें इक्वल ही होती हैं। तभी तो डिफरेंशिएबिलिटी हुई। डिफरेंशिएबिलिटी की शर्त है कि लेफ्ट से स्लोप और राइट से स्लोप बराबर आने चाहिए, तो ये डेरिवेटिव दोनों तरफ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होने चाहिए। तो यदि मुझे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसी फंक्शन का निकालना है और हमें दिया है कि डिफरेंशिएबल है, तो हम या लेफ्ट से निकाल सकते हैं उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, या राइट से निकाल सकते हैं राइट डेरिवेटिव लेकर के। लेकिन हम ट्रेडिशनली, ये परंपरा बनी हुई है कि हम लेफ्ट डेरिवेटिव को प्राय नहीं लेते हैं। हम जब डिफरेंशियल करना है किसी फंक्शन का तो हम उसका राइट डेरिवेटिव ही निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है जो राइट डेरिवेटिव आएगा लेफ्ट वाला भी उतना ही आएगा, तो हमें कुछ सुविधा होती है राइट डेरिवेटिव निकालने में। इसलिए हम लोग किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब हमें करना होता है तो हम लोग उसका लेफ्ट डेरिवेटिव नहीं निकालते, हम उसका राइट डेरिवेटिव ही निकालते हैं। और हमें पता है कि जब हम राइट डेरिवेटिव जो भी निकालेंगे, लेफ्ट डेरिवेटिव भी तो सॉल्व करके उतना ही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आवश्यक शर्त है कि दोनों डेरिवेटिव इक्वल होने चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, वी ओनली कैलकुलेट द राइट डेरिवेटिव, नॉट द लेफ्ट डेरिवेटिव, बिकॉज वी नो दैट दीज टू डेरिवेटिव्स आर आइडेंटिकल। सो इफ यू आर कैलकुलेटिंग द राइट डेरिवेटिव, देन same will be the value of left derivative. So there is no need to find the left derivative, only find the right derivative. This will become the differential coefficient of the function at the given point. तो इस तरीके से ये किसी पॉइंट पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फंक्शन का आपको करना है, तो फिर आप उसका उस पॉइंट पर राइट डेरिवेटिव ले लीजिए, और राइट डेरिवेटिव की मदद से जो भी वैल्यू आएगी वही उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहलाएगा, और आपको लेफ्ट डेरिवेटिव करने की आवश्यक्ता नहीं है, क्योंकि लेफ्ट डेरिवेटिव भी उतना ही आएगा अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हमको दिया हुआ है। किंतु अगर आपको चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, क्वेश्चन में ये चेक करना हो सकता है कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम उसकी लेफ्ट डेरिवेटिव भी करेंगे उस पॉइंट पर, हम उसका राइट डेरिवेटिव भी करेंगे उस पॉइंट पर। अगर ये दोनों डेरिवेटिव सेम आएंगे तब हम कहेंगे हाँ फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं है। बट वी आर ऑलरेडी गिवन दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर किसी क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हमें ये चेक नहीं करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, हमें दिया हुआ है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है उसका, तो हम तब क्या करते हैं, तब हम केवल उसका राइट डेरिवेटिव को ही निकालते हैं, और राइट डेरिवेटिव निकाल करके उसी को हम उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बता देते हैं। तो इस तरीके से ये डिफरेंशियल का कांसेप्ट है। और आपने जाना कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एनी कर्व एट ए पॉइंट गिव्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट के स्लोप को बताता है, और ये राइट से भी निकाला जा सकता है और लेफ्ट से भी निकाला जा सकता है। बट
ट्रेडिशनली ये हमारा सिस्टम है, परंपरा बनी है कि वी फाइंड समहाउ इजी टू फाइंड द डेरिवेटिव फ्रॉम राइट हैंड साइड, सो वी टेक ओनली राइट डेरिवेटिव, हम राइट डेरिवेटिव को ही लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है जैसे चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स एट मॉड एक्स, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स मेरा फंक्शन है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी x इज इक्वल टू 0 पर मुझे चेक करनी है। तो अभी हमने बोला कि अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की, डिफरेंशिएबल है या नहीं है इसकी जांच करनी है, तो तब तो आपको इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 0 पर मॉड एक्स का लेफ्ट डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा और इस पॉइंट पर फंक्शन का राइट डेरिवेटिव भी आपको लेना पड़ेगा। दोनों डेरिवेटिव अगर इक्वल आए तो डिफरेंशिएबल माना जाएगा, इक्वल नहीं आए तो डिफरेंशिएबल नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। लेकिन हमने एक दूसरा वाक्य भी आपके सामने बोला था पहले, क्या कहा था कि अगर डिफरेंशिएबल दिया हुआ है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है तो फिर हम लेफ्ट और राइट नहीं निकालते, हम केवल राइट डेरिवेटिव को ही निकालते हैं। तो यहाँ तो डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है तो मैं दोनों डेरिवेटिव निकालूंगा, राइट और लेफ्ट, इक्वल होने पर डिफरेंशिएबल माना जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है मॉड एक्स, तो मैं इसको रिडिफाइन करता हूं। देखिए कैसे रिडिफाइन करना, पहले तो मॉड एक्स हटाना है आपने इसका। तो कैसे मॉड एक्स हटेगा, मॉड एक्स हटाने का रूल है कि आप मॉड के भीतर जो लिखा हुआ है फंक्शन उसको 0 मान लीजिए। तो मॉड के भीतर x लिखा है तो x को 0 मान लीजिए। तो x से छोटी नंबर अगर आप लेंगे तो x से छोटी नंबर लेने पर ये मॉड x क्या हो जाएगा, -x हो जाता है। और x से बड़ी नंबर अगर आप लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 से छोटी नंबर लेने पर x इज इक्वल टू 0 से छोटा नंबर अगर आप करते हैं यानी नेगेटिव करते हैं तो उस समय ये -x के रूप में बदल जाता है, f(x) इक्वल टू -x हो जाता है। यदि x आप 0 के इक्वल ले लेते हैं या 0 से बड़ा लेते हैं तो 0 से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो उस समय f(x) इक्वल टू +x बन जाएगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो रियल नंबर का जो लाइन होता है 0, ये 0 है और 0 से राइट में जो 0 से बड़े होते हैं ये पॉजिटिव नंबर होते हैं, ये प्लस साइड है, और 0 से जो छोटे नंबर होते हैं लेफ्ट में जैसे नेगेटिव साइड -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये 0 से इधर नेगेटिव है और इधर को पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो x इज इक्वल टू, ये इसका मॉड के अंदर जो फंक्शन है उसको मैंने 0 लिया तो x इक्वल टू 0 हुआ। x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में, x इक्वल टू 0 के लेफ्ट का मतलब नेगेटिव वैल्यू के लिए x लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू को हम कहते हैं x लेस देन 0 क्योंकि 0 से छोटे होते हैं। तो x लेस देन 0 पर f(x) इक्वल टू -x कर दीजिए। देखिए एक माइनस इसमें मैंने लगाया और x की वैल्यू खुद माइनस आएगी तो प्लस हो जाएगा, मॉड का मतलब प्लस फंक्शन। तो इसलिए जब इससे छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन को नेगेटिव कर दीजिए और 0 से बड़ी वैल्यू के लिए, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए ये राइट हुआ बड़ी वैल्यू तो पॉजिटिव नंबर आते हैं, तो उसके लिए f(x) इक्वल टू x हो जाएगा क्योंकि वो खुद ही पॉजिटिव है। मॉड x का मतलब मुझे पॉजिटिव करना है, तो जब खुद ही पॉजिटिव आ रहा है तो जैसा है वैसा ही रहेगा, x ही रहेगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव हो जा रहा है मॉड के अंदर तो हम एक माइनस और बना दे रहे तो -x। तो x इक्वल टू 0 से लेस पर -x, x इक्वल टू 0 से अधिक होने पर या इक्वल होने पर f(x) इक्वल टू x। तो ये फंक्शन हमने रिडिफाइन कर दिया और मॉड x इसका बढ़ गया। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, लेफ्ट डेरिवेटिव करेंगे, राइट डेरिवेटिव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f(x) एट x इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो। कैसे था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन देखिए, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f 0 f c माइनस h माइनस f c था ना, x इक्वल टू c पर, तो 0 पर है तो f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, ये फॉर्मूला था। एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच था, तो c इज इक्वल टू 0 है यहाँ पर, तो f0 माइनस एच माइनस f0 अपॉन माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हुआ। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आपको करना है, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, तो f कितना हुआ देखिए, f0 माइनस एच को क्या लिख सकता हूँ, f माइनस एच, और माइनस f0 को क्या लिखूंगा, माइनस f0 अपॉन माइनस एच। अब आप देखिए f माइनस एच, h टेंडिंग टू 0 होता है लेकिन h एक पॉजिटिव नंबर होता है, लेकिन माइनस एच नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए f(x) को माइनस एक्स लेना पड़ेगा आपको। तो क्या आ जाएगा देखिए, f माइनस एच क्या होगा, f माइनस एच इज इक्वल टू माइनस माइनस एच। f माइनस एच की वैल्यू, क्योंकि मैंने कहा x लेस देन 0 पर माइनस एक्स लेना है,
तो ये नेगेटिव है, तो इसलिए एफ माइनस एच इज इक्वल टू माइनस माइनस एच, माइनस माइनस एच, एफ जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, एफ माइनस एच इज इक्वल टू माइनस माइनस एच, एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो अपॉन माइनस एच, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो। तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस एच हो गया, प्लस एच आया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में माइनस एच, और लिमिट है एच इज टेंडिंग टू जीरो, एच इज ए पॉजिटिव नंबर हाउएवर स्मॉल। तो अब डिवाइड हो जाएगा, देखिए लिमिट से भी पहले ये फंक्शन डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर क्या आएगा, माइनस एच अपॉन एच डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, माइनस वन आएगा, ये माइनस वन आ गया। तो अब आप क्या करिए, इसमें एच इज इक्वल टू जीरो रखिए, लेकिन एच है ही नहीं तो इसलिए ये माइनस वन ही रहा, क्योंकि एच तो रखने को है नहीं, तो इसलिए इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया एफ एक्स का, ये माइनस वन आ गया। इसी तरीके से अब आप इस फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पर एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच करेंगे, यानी एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच राइट डेरिवेटिव आएगा। तो जीरो प्लस एच कर रहा हूं तो मतलब जीरो से बड़ा ले रहा हूं, तो इसलिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स से निकाली जाएगी। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। राइट हैंड डेरिवेटिव, दिस इज डिफाइंड एज limit h is tending to 0 fc plus h means f0 plus h, fc plus h minus fc means f0, f0 plus h minus f0 upon plus h, this was formula for right derivative। अब आप देखिए लिमिट h is tending to 0 f0 plus h सॉल्व करो, कितना बन गया ये fh माइनस f0 अपॉन h, ये हमारा आ गया। अब इसमें रखिए वैल्यू, कहां से, क्योंकि h पॉजिटिव है और छोटा नंबर है, तो एफ एक्स पॉजिटिव वैल्यू के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स था, तो इससे निकलेगा ना एफ एच इज इक्वल टू एच हो जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पर एफ एच की वैल्यू क्या होगी, एच होगी, एफ जीरो की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो पर एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया अपॉन एच। तो डिवाइड हो जाएगा, पहले एच से एच कितना आ रहा है हमारा, देखिए लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो पर एच अपॉन एच आ रहा है, पहले डिवाइड करो फिर एच की लिमिट रखना, एच टेंडिंग टू जीरो एच अपॉन एच डिवाइड करके कितना हो गया 1। अब लिमिट रख दीजिए, तो यहाँ एच है ही नहीं तो इसलिए ये 1 ही रहेगा, लिमिट रखने पर भी 1। तो राइट डेरिवेटिव निकाला तो +1 और लेफ्ट नहीं है, सिंस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not equal to right hand derivative. Therefore, fx is equal to mod x is not differentiable. Not differentiable at x is equal to 0. तो ये फंक्शन x is equal to 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऐसे ही हम अन्य क्वेश्चन को भी चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव अगर इक्वल आएंगे तो डिफरेंशिएबल लिख देंगे, नहीं आएंगे तो नॉट डिफरेंशिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में बोर्ड में पूछा गया कई बार कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एट एक्स इक्वल टू सी। एक्स इज इक्वल टू सी पर मुझे इस फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। तो अब यहां पर देखिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी प्रूव है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो इसलिए मुझे इसका लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव दोनों निकाल के उसको चेक करो कि इक्वल है या नहीं है, उसको करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो एक लंबी प्रोसेस है, हम कर सकते हैं वैसा भी, बट देयर इज नो नेसेसरी, कोई उसका नीड नहीं है इस चीज को करने का, केवल हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है और डिफरेंशिएबिलिटी तो चेक करनी नहीं है। तो इसलिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम इसका केवल राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव जो भी आएगा वही उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट डेरिवेटिव भी वही आना है, उसकी आवश्यकता ही नहीं करने की। तो क्या है, देखिए गिवन में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये फंक्शन है और पॉइंट क्या है, एक्स इज इक्वल टू सी। इस पॉइंट पर मुझे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो क्या फार्मूला मेरे पास था, डी डी एक्स, जब मुझे एफ एक्स का डी डी एक्स करना है, मैंने ये बोला ना डिफरेंशिएशन को डी डी एक्स से नोट करते हैं हम लोग, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो मैं बोलूंगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स
एट एक्स इज इक्वल टू सी, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो एफ सी पर कर रहा हूं ना, तो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये फार्मूला हमारा राइट डेरिवेटिव के लिए था, और यही हम राइट डेरिवेटिव से ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को निकाला करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। तो रख दीजिए इसमें वैल्यू ऑफ लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो पर एफ सी प्लस एच कितना होगा, एफ एक्स की जगह सी प्लस एच करना पड़ेगा, एफ सी प्लस एच इज इक्वल टू ए इंटू सी प्लस एच प्लस बी, ए इंटू सी प्लस एच प्लस बी, माइनस एफ सी कैसे निकलेगा, एफ सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी, ए सी प्लस बी। तो इस तरीके से आया एफ ऑफ सी प्लस एच, तो एफ ऑफ सी प्लस एच इक्वल टू ए इंटू सी प्लस एच प्लस बी, ए इंटू सी प्लस एच प्लस बी, माइनस एफ ऑफ एक्स मीन्स एफ सी, तो एफ सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी, ये रख दिया अपॉन एच। ये सॉल्व करिए थोड़ा, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, मल्टीप्लाई कर लेता हूं, देखिए ए सी प्लस ए एच प्लस बी माइनस ए सी माइनस बी अपॉन एच, बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ए सी से ए सी कैंसिल। तो अब हमारे पास आ रहा है लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो पर ए एच अपॉन एच, एच से एच भी डिवाइड हो जाएगा, तो क्या अब क्या रहेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पर ए बचेगा खाली। अब लिमिट एच को रख दीजिए, तो इसमें तो एच रहा ही नहीं फंक्शन में, इसलिए ए ही इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, ये आया ए के इक्वल। तो इस तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। देखिए ये तो मैंने किसी सी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी बताया, हम लोग केवल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट करने के लिए राइट डेरिवेटिव को ही कर रहे हैं और लेफ्ट को छोड़ देते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, देखिए मान लिया हमारे पास जो है वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालो कह रहा है, डी डी एक्स निकालो कह रहा है, लेकिन पॉइंट नहीं बता रहा है कि कहां पर निकालना है। तो सपोज ये फंक्शन मैं ऐसे ले लेता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, और कहां पर ये नॉट के, तो किसी जनरल पॉइंट पर करना है, कोई एक्स इज इक्वल टू सी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे डिफरेंशियल नहीं करना है। तो उस केस में हम कैसे इसका डिफरेंशियल निकालते हैं, तो हम ऐसे करते हैं, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। तो फार्मूला क्या है हमारे पास डिफरेंशियल करने के लिए, राइट डेरिवेटिव के लिए हम डिफरेंशिएशन को डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स करके बोलते हैं, और किस पॉइंट पर, पॉइंट कोई दिया नहीं है, मतलब यानी कि एक्स इज इक्वल टू एक्स है, एक्स इज इक्वल टू एक्स पॉइंट है, ये मान के चलना है। तो दिस इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो। क्या था, अगर सी पॉइंट होता तो हम लिखते एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, तो यहां तो कोई पॉइंट दिया ही नहीं, इसलिए जनरल पॉइंट ले लीजिए एक्स इज इक्वल टू एक्स पर। तो क्या आ जाएगा, एफ सी प्लस एच के बदले एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, माइनस एफ सी के बदले एफ एक्स हो जाएगा अपॉन एच। तो ये जनरल डेरिवेटिव आ गया बच्चों, इसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट सी नहीं है कि सी पर डेरिवेटिव निकाल, तो आपने कहा एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। मैं कह रहा हूं कि एक्स पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालो, यानी एक्स इज इक्वल टू सी नहीं है, एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो तब क्या होगा, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, यानी कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये जनरल डेरिवेटिव हो गया। इसमें आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो निकालिए डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितना आया, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच कैसे आएगा, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, दिस अपॉन एच। ये हमारा डेरिवेटिव आ गया, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, जनरल पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स है। तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, तो अब एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच, इसका डेरिवेटिव हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर है अपॉन एच है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो पर अब इधर क्या आया हमारे पास, एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच अपॉन एच। तो पहले एच से डिवाइड करो, अदरवाइज आप लिमिट रख दोगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, पहले एच से डिवाइड करो, तो कितना आ जाएगा डिवाइड करके, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, एच स्क्वायर अपॉन एच कर दीजिए, एच स्क्वायर अपॉन एच प्लस टू एक्स एच अपॉन एच, ये आएगा। तो लिमिट
h इज टेंडिंग टू 0, तो एच स्क्वायर अपॉन एच कितना आएगा, h आएगा, प्लस 2x h अपॉन h करूंगा तो 2x आएगा। अब रख दीजिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां जहां h है 0 कर दीजिए, तो 0 प्लस 2x, दिस इज इक्वल टू 2x। तो इस तरीके से डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकाला, या डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला आपने, एक्स स्क्वायर है एफ एक्स का वैल्यू, तो वो कितना आ गया हमारा 2x आ गया डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स का वैल्यू। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव कई फंक्शन के निकाल सकते हैं कि आप x इक्वल टू सी पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं, और जनरल पॉइंट जिसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू सी नहीं दिया है वहां पर भी निकाल सकते हैं। तो जनरल पॉइंट पर करने के लिए क्या करूंगा, जनरल पॉइंट पर करने के लिए फॉर्मूला यूज करूंगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच करूंगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव करना है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स करना है तो x इज इक्वल टू सी पर, तो मैं यूज कर सकता हूं लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 पर एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। इस तरीके से मैं पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ। और मैं ये काम और कर सकता हूँ, जैसे पहले मैं जनरल पॉइंट पर डेरिवेटिव निकाल लूँ, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच करके मैं जनरल पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लूँ, उसके बाद मैं उसमें एक्स की जगह सी लिख लूँ। इस तरीके से भी डेरिवेटिव निकाले जाते हैं, या तो एक्स इक्वल टू सी पर डेरिवेटिव एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच करके निकाल लीजिए, या फिर जनरल पॉइंट एक्स पर पहले डेरिवेटिव कर लीजिए, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच के द्वारा जनरल डेरिवेटिव निकाल दीजिए, और फिर उस डेरिवेटिव जो आ जाएगा उसमें x इज इक्वल टू सी लिख दीजिए। तो इस तरीके से भी आपको x इज इक्वल टू सी पर डेरिवेटिव मिल सकता है। तो ये तीन टेक्निक्स आपने यहाँ पर याद की। नंबर 1, किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है कैसे चेक होगा, तो उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उस पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव, और वो दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए तब वो डिफरेंशिएबल माना जाएगा। अगर डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या था कि हम लेफ्ट डेरिवेटिव से भी कोफिशिएंट कर सकते थे, राइट से भी कर सकते थे, लेकिन हमने उस लेफ्ट डेरिवेटिव को ट्रेडिशनली यूज किया है, तो राइट डेरिवेटिव को, तो राइट डेरिवेटिव के द्वारा हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं किसी फंक्शन का। तो डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, या पर्टिकुलर पॉइंट सी पर डेरिवेटिव करना हो तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच होता है। तो दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी। चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी कैसे, उसके लिए हमने किया था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 पर एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 पर एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। इस तरीके से आप इसका चेक कर सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को। इन तीनों चीजों पर आधारित हम एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना।